हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर ले होंगे, अपना सारा रिवीजन आज के सेशन में करके आए होंगे, राइट। सर बाकी दोनों पॉइंट्स तो सही है, पर ये लास्ट वाला पॉइंट तो थोड़ा डाइसी सा नहीं है। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग रेगुलर रिवीजन करके अपने हर अपकमिंग सेशंस देख रहे हैं, राइट, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलो, तो आज मैं ज़्यादा ज्ञान देने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम लोग अपनी क्या बातचीत कर रहे थे बेटा, अपन लोगों ने अपने पिछले सेशन में ग्रुप 17 स्टार्ट किया था, राइट। हम लोगों ने हैलोजन फैमिली को डिस्कस करना शुरू किया था। क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिकॉल करेंगे फटाफट। हम लोगों ने बेटा हैलोजन फैमिली में डिस्कस करी थी सबसे पहले उसकी सारी प्रॉपर्टीज, है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने समझा था हैलोजन्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें से फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग था। हमने हमारी फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में पढ़ा था, वो गैसेज होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। हमने कलर भी पढ़े थे, हमने कहा था फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड होता है और आयोडीन वॉयलेट होता है। ठीक है, हम लोगों ने फिर क्या बातें करी थी, हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आया था, जिसमें फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे आ गया था। आपको लगा तो था कि फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट आएगा, बट वो सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया था। हमने बॉन्ड एनर्जी वाला ऑर्डर भी पढ़ा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जहां पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में नॉर्मल ऑर्डर था, बट फ्लोरीन टॉप से हटके कहाँ गया था, थर्ड पोजीशन पे आ गया था। Cl2 Br2 F2I2 वाला ऑर्डर आया था। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास एक्सेप्शन हमें दिखा नहीं था, क्योंकि वो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ ही रहा था, राइट। ठीक है, फिर हमने क्या बातें करी थी, याद करो। जब हमने ये बातें करी थी तो हमने बोला था कि हर हैलोजन जो होता है वो अपने से हाई एटॉमिक नंबर वाले अगर हैलाइड आयन को उसके साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो वो उसको क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, बट हमेशा अपने से हाई एटॉमिक नंबर वाले को, राइट। अच्छा, अगर ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर है तो हम लोगों ने बातचीत शुरू करी थी इनके हाइड्राइड्स की, ऑक्साइड्स की और बातों की। पर उससे पहले हमने बोला था कि हैलोजेंस का जो हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो हम कैसे जज कर सकते हैं। हमने कहा था इनका वाटर से रिएक्शन करवा के देख लो। तो आपने देखा था कि जब F2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो आपका H+ F- और O2 गैस निकल रही थी, राइट। बट जब आपका Cl2 और Br2 रिएक्ट कर रहा था तो आपका क्या हो रहा था, हाइड्रोहैलिक एसिड बन रहा था और हाइपोहैलस एसिड बन रहा था, HX और HOX टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा था। और जब I2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमने कहा था ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, तो ये होता ही नहीं है, जबकि इसका रिवर्स रिएक्शन होता है। और वो रिवर्स कैसा होता है, जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन थी उसका उल्टा कर दो, बस F- को I- से रिप्लेस करना था, राइट। ये रिएक्शन भी हमें समझ में आ गया था। अच्छा, जब ये समझ में आया था तो इसके बाद हमने क्या बातचीत करी थी, फटाफट लेक्चर को रिकॉल करते जाओ टॉपिक बाय टॉपिक। मैंने आपसे बात करी थी हाइड्राइड्स की, ऑक्साइड्स की, है ना, मेटल के साथ में रिएक्शन करा के मेटल हैलाइड्स की, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। हाइड्राइड्स में मैंने आपको बताया था HF, HCl, HBr, HI, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था, Ka का ऑर्डर बताया था, pKa का ऑर्डर बताया था, राइट। मैंने आपसे बात करी थी HF जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और बाकी सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कारण HF लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो जिगजैग वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी थी हमने बना के, है ना। अच्छा, जब ये बातें भी कर ली थी तो हम लोगों ने कहा था कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज की बातें तो हो ही रही है, ऑक्साइड्स पे आते हैं। हमने ऑक्साइड्स पे क्या बोला था बेटा, हमने ये बोला था कि आपके पास में ऑक्साइड्स, आप किसी कैटेगरी को जब बोलते हो जब वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या हो, कम हो, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो डोमिनेट करता है, राइट, नाम के अंदर। तो हमने बोला था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, तो फ्लोरीन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कंपाउंड्स बनाए जाएंगे उन्हें आप ऑक्साइड्स तो बिल्कुल नहीं कहोगे, उन्हें आप क्या कहोगे, ऑक्सी फ्लोराइड्स या फिर ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, जैसे कि OF2, O2F2। मैंने बोला था थर्मली OF2 ज्यादा स्टेबल होता है 298 केल्विन पे। फिर मैंने कहा था ये जो OF2 और O2F2 हैं ये आपके फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम आते हैं, जैसे प्लूटोनियम वाला एग्जांपल आपको दिया था जो न्यूक्लियर स्पेंट फ्यूल से मतलब निकालने के काम आता है, राइट, प्लूटोनियम को। अच्छा, फिर मैंने आपसे क्लोरीन की बात करी थी कि क्लोरीन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है +1 से +7 स्टेट तक, जो हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, फिर हमने क्या बातें करी थी, हमने बात करी थी अगर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो आयोडीन के ऑक्साइड सबसे स्टेबल होते हैं, फिर क्लोराइड के होते हैं और फिर ब्रोमीन के होते हैं। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। रीजन क्या बताया था, मैंने बोला था आयोडीन सबसे स्टेबल इसलिए है क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है बॉन्ड्स के बीच में, राइट, आयोडीन ऑक्सीजन के बीच में। क्लोरीन के केस में ये वाला मुद्दा था कि वो डबल बॉन्ड बना सकता है इजीली, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। ब्रोमीन दोनों ही नहीं कर सकता था तो लीस्ट स्टेबल हो गया था, राइट। अच्छा, हमने बात करी थी कि आयोडीन के जो होते हैं ऑक्साइड्स वो आपके क्या होते हैं, डीकम्पोज जल्दी हो जाते हैं, डीकम्पोज जल्दी हो जाते हैं हीटिंग पे। तो I2O5 आपका स्टेरिक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया था। Cl O2 मैंने बताया था आपका ब्लीचिंग की तरह काम में आता है।
फिर जब मैंने आपसे ऑक्साइड्स की बात करी तो मेटल हैलाइड्स की बात करी थी। मेटल हैलाइड्स में कोई खास डिस्कशन था नहीं, जो आपको पहले से पता था वही था। फिर फजान रूल की बात हो, हमने कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर जरूर निकाले थे। फिर हमने इंटर हैलोजन की बात करी थी कि एक कैटेगरी होती है जब एक हैलोजन दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है और एक्स एक्स डैश टाइप का कंपाउंड बनाता है, राइट। हमने बोला था एक्स डैश जो है वो क्या है, स्मॉल वाला हाइड्रोजन एटम है साइज में, एक्स जो है वो बड़े वाला हाइड्रोजन एटम है साइज में, और आपको कुछ एग्जांपल दिए थे उसके मैंने। फिर मैंने कहा था इसके बारे में डिटेल में बातचीत अगले लेक्चर में करेंगे, तो आज वो लेक्चर है जब उसके बारे में बातचीत करी जाएगी। फिर मैंने आपको कहा कि जब ये सारी बातें आपने कर ली है, सारी प्रॉपर्टीज आपने समझ ली है, तो एक कंपाउंड भी डिस्कस कर लो। तो हमने क्लोरीन डिस्कस करना शुरू करा था। हमने क्लोरीन के लिए कहा था कि उसके बारे में सबसे पहले बातचीत उसको प्रिपेयर करने की कैसे करी गई थी। MnO2 को HCl से रिएक्ट करवाया था, MnCl2 Cl2 और वाटर बन गया था। फिर मैंने कहा था इस HCl को रिप्लेस करा दो कॉमन सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। NaHSO4 एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड हो गया था, बाकी सब कुछ तो सेम ही था, क्लोरीन बन गया था। फिर मैंने KMnO4 से भी रिएक्शन करवाया था HCl का, तब भी सेम ही हो गया था, है ना, KCl एक्स्ट्रा बन गया था। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप तो MnO2 HCl वाले प्रोडक्ट्स याद रखो और बाकी जो जो आयनिक कंपाउंड एक्स्ट्रा बनता है उसको जोड़ते जाओ, इतना आप कर सकते थे। जब क्लोरीन की ये बातें हुई तो मैंने आपसे कहा इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनता है, तो मैंने आपको दो मेथड्स मेजरली बताए थे। एक तो था डेकन्स प्रोसेस, याद है कि डेकन्स प्रोसेस क्या होता था। आप HCl को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, CuCl2 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और आपका Cl2 बन जाता है और वाटर बन जाता है। या फिर आपने कहा था ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का, तो आपका क्या होगा, एनोड पे तो क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन ही बनाना था। हमने कहा था बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट की तरह भी निकलती है, तो वहां से भी उठाई जा सकती है। प्रिपरेशन तो हो गई थी। प्रॉपर्टीज पे जब हम आए थे तो हमने कहा था पानी में सॉल्युबल होता है, वो तो हमें पता ही है, HCl HOCl बनाता है। मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करी थी कि कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने कहा था कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ बेटा वो हेलाइड और हाइपोहेलाइड बनाता है, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में क्या करता है, हेलाइड और हेलेट बनाता है। मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की कि हेलाइड और हाइपोहेलाइड X माइनस और OX माइनस है ना, तो XOX याद कर लो कोल्ड एंड डाइल्यूट के लिए, दूसरे में अंडरस्टूड ही रहेगा, हेलाइड बनने वाला है तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन वाला आपको असाइनमेंट दिया था, तो भाई क्या था, कोल्ड एंड डाइल्यूट के अंदर तो फ्लोरीन क्या कर रहा था, OF2 बना रहा था, NaF और वाटर बना रहा था। और आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में क्या कर रहा था, NaF वाटर तो सेम था, O2 बन जा रहा था साथ में। और मैंने कहा था फ्लोरीन अलग से रिएक्शन ऐसी क्यों करता है, क्योंकि एनॉमलेस बिहेवियर है, d ऑर्बिटल है नहीं उस पर। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की भी हमने बात करी थी, +1 +3 +5 +7, ये आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो दे सकता है। कैसे, मैंने आपको बॉक्स बना के एक्साइटेड स्टेट ले जाके समझाया था, राइट। अच्छा, क्लोरीन की और प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस करी थी जब आपसे मैंने ऑक्साइड्स वाली बात कर ली थी, NaOH वाली बात कर ली थी, और क्या डिस्कस करा था मैंने, क्लोरीन के बारे में और बातें भी डिस्कस करी थी। मैंने कहा था अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने कहा था अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, क्यों, HOCl जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है विच इज रिस्पॉन्सिबल इसकी ब्लीचिंग के लिए। मैंने कहा था याद रखना SO2 तो रिडक्शन से ब्लीचिंग करता था, क्लोरीन ऑक्सीडेशन से करता है, और उसका आपकी DPP में सवाल भी डाला था, आई होप आप लोगों से सॉल्व हुआ होगा वो, है ना। अच्छा, इसके अलावा जब ब्लीचिंग की बातें भी हो गई थी तो फिर हमने यूजेस की बात कर ली थी मेजरली। हमने कहा था कि ये पॉइजनस गैसेस बनाने में काम आता है, जैसे कि आपका फॉस्जीन, जैसे कि आपका टीयर गैस, जैसे कि आपका मस्टर्ड गैस, इनके बारे में बातचीत हुई थी। तो हमने ये सारा करके क्लोरीन का चिट्ठा पिट्टा पूरा कवर कर दिया था। तो बेटा अब हमें आज क्या डिस्कस करना है, हमें आज एक हाइड्राइड डिस्कस करना है, उसका हाइड्रोजन क्लोराइड। हम ऑक्सी एसिड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, जब इंटर हैलोजन हो जाएंगे तो आगे की। तो टुडेज गोल के अंदर फटाफट डालते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो भाई आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, HCl, ठीक है। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद, ऑक्सो एसिड्स, किसके, क्लोरीन के, या हैलोजन्स की मान लो, अभी तो क्लोरीन क्या है वो हम जनरलाइज अभी कर लेते हैं, बाद में हम स्पेसिफिक कर लेंगे उसको। ऑक्सो एसिड जब आप डिस्कस करोगे तो फिर हमें क्या डिस्कस करने हैं, अपने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या डिस्कस करेंगे हम, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अच्छा, इंटर हैलोजन जब डिटेल में हो गए तो बेटा फिर हम करेंगे स्यूडो हैलाइड्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आप लोगों को जब ग्रुप 17 पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि जैसे स्यूडो फोर्स लगता है ना, वैसे स्यूडो हैलाइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं जानेंगे, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है साहब, समझ में आई बातें, चालू करें आगे। ओके,
जब हमें आगे की बात स्टार्ट करनी है तो एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं टॉपिक्स पे। आज हमें ग्रुप 17 को श्रद्धांजलि देनी ही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। ग्रुप 17 खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में ग्रुप 18 की बातचीत शुरू करेंगे नोबल गैसेस के बारे में, राइट। और पी ब्लॉक को देंगे समाप्ति, उसके PYQ समझेंगे, सवालों को अप्लाई करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत लंबा साथ निभाया इसने अपना। चलो शुरू करते हैं आगे बातचीत। तो बेटा हमारे पास में हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा इसके बारे में जानकारी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दी जिसका नाम था ग्लोबर, ठीक है। उसने बोला कि इस एसिड को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, उसने कॉमन सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर दिया, मतलब NaCl को H2SO4 के साथ। अभी देखेंगे ये चीज हम प्रिपरेशन में भी। फिर डेवी ने ये चीज और ढंग से शो करी कि ये एक्चुअली किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, जो नाम से भी समझ आ रहा था, ठीक है साहब। जब इसकी सबसे पहले शुरुआत की बात हो गई तो जो उसने हमारे ग्लोबर ने तरीका बताया था उससे ही बनाने की हमने कोशिश करी इसको लैब में। हमने क्या किया, कॉमन सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में लिया और टेम्परेचर देखो क्या लिया। तो हमने क्या किया, NaCl को H2SO4 से रिएक्ट करवाया। तो आपको पता है कि H2SO4 कैसे टूटेगा, H+ और HSO4-। आप बोलोगे सर H+ और SO4 2- में क्यों नहीं टूट रहा, बेटा पी ब्लॉक में हमने जब पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने समझा था ना, जो पहला H+ निकलता है वो डिसोसिएशन काफी ज्यादा होता है, जब अगला H+ निकलता है तो उतना ज्यादा नहीं होता। तो हमने पहला H+ निकाला है, तो क्या होगा यहाँ पे जो Na+ और Cl- बना होगा, तो ये जो Na+ है ये आपका HSO4- के साथ कंबाइन हो गया होगा और H+ आपका Cl- के साथ कंबाइन हो गया होगा। बन गया देखो NaHSO4 और HCl। पर ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है क्योंकि एक और H है, भी एसिडिक सॉल्ट है, ये अपना एक और H+ लूज करना चाहता है, तो ये फिर से NaCl के साथ रिएक्ट कर देता है। फिर से रिएक्ट करके क्या करेगा, फिर से देख लो Na+ और HSO4-। यहाँ क्या है, Na+ और Cl-। अब ये क्या होगा हमारे पास में, देखो Na2SO4 बन जाएगा और H+ Cl- के साथ अलग होकर क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। इस तरीके से हमने लैब में HCl बनाया, किस तरीके से, जैसे ग्लोबर ने सोचा था। अब बेटा ये जो HCl आपका बना है ना, यहाँ पे टोटल ये जो HCl आपका बना है इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, नमी है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो अगर मुझे इसमें से मॉइस्चर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटा मॉइस्चर हटाने के लिए, नमी हटाने के लिए इसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इसे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास करूंगा तो H2SO4 मेरे पास एक फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम HCl को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको सही से लिख दें पहले। हमने बोला HCl गैस को ड्राई करने का क्या तरीका है, उसे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास कराना। कैसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों पास कराना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, हमें उस मॉइस्चर को क्या होना होता है, हटाना होता है, राइट। ठीक है, प्रिपरेशन अगर मुझे समझ में आ गई है तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कोई हाईफाई और प्रॉपर्टीज है नहीं, HCl हम काफी, मतलब प्रिपरेशन है नहीं, HCl हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। अरे बोलो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा जी। ये क्या है कि हमारे पास में आसान आसान चीज थी, HCl बनाना इज नॉट अ टफ टास्क। इनफैक्ट इस रिएक्शन को मैंने आज इसकी प्रिपरेशन बोल के आपको पढ़ा दिया, पर ये रिएक्शन तो एसिड बेस्ड रिएक्शन ही तो है, ये तो आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, नथिंग न्यू इन दिस, राइट। बस हमने इसको पढ़ लिया थोड़ा डिटेल में, और कुछ नहीं है, प्रिपरेशन का नाम देके। चलिए हमने क्या बोला, हमने कहा इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है ये, ठीक है। इसमें इजीली लिक्विफाई कर सकते हो आप इसको कलरलेस लिक्विड में, या फ्रीज कर सकते हो कलरलेस सॉलिड या व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इजीली हो जाता है सारा काम। एक्सट्रीमली सॉल्युबल है पानी के अंदर, ठीक है जी। पानी में कैसे घुलती है बेटा, देखो HCl जो है वो पानी के साथ कंबाइन करेगा। आप लोगों को पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, तो ये H+ दे देगा और Cl- दे देगा। आप क्या लिख देते हो, इसको एक्वस, और इसको भी क्या लिख देते हो, एक्वस, और इसको भी लिख देते हो एक्वस। अगर मैं एक्वस ना लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि जो HCl है वो आपका वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H3O+ और साथ में Cl-। व्हाट इज H3O+? बेटा हमने क्या कहा था, हाइड्रेटेड H+ को ही तो H3O+ कहते हैं, कि जब आपका H+ एक्वस मीडियम है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, वाटर की प्रेजेंस में है, तो इस चीज को कंबाइन करके आप क्या कह दोगे, H3O+।
राइट। आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। तो वही हमने बोला कि HCl को जब पानी से पास कराओगे काफी ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये जो H3O+ और Cl- निकलता है पहले स्टेप में, पहला H+, इस दौरान Ka की वैल्यू आती है 10⁻⁷। भाई एसिड है, पानी में लूज करते इसकी तो प्रॉपर्टी है कि इसको अपना H+ लूज करना पड़ेगा, पर H+ लूज करते हुए जैसी Ka की वैल्यू आएगी उससे आप डिसाइड करोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अगर मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन करता ना, यही वाली एसिटिक एसिड, तो वो कैसे टूटता? पहली बात तो वो वन साइडेड रिएक्शन होता नहीं, वो होता इक्विलिब्रियम का रिएक्शन, और वो भी ऐसा। और इसका अगर तुम Ka देखते, इसको भी एक ही H+ निकालना था, इसने निकाल दिया, बट इसका अगर तुम Ka देखते तो वो इतना आता 1.8 इंटू 10⁻⁵ इट्स अ वीक एसिड, राइट। बट HCl जो है ये भी एक H+ निकाल रहा है, पर इसका Ka कितना आ रहा है 10⁻⁷। इतने हाई Ka की वैल्यू से मुझे ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अग्रीड? ठीक है साहब। अगर ये बात आपको समझ में आती है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इंडिकेट दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बातें तुम्हें पता है। इसकी एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ना NH3 के साथ में रिएक्ट करता है। फिर से HCl आपका क्या है? एसिड। NH3 आपका क्या है? बेस। मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट निकलता है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये निकलता है वाइट फ्यूम्स के साथ। कैसे निकलता है? वाइट फ्यूम्स के साथ में। ठीक है साहब, कुछ करा नहीं हमने, एसिड बेस रिएक्शन करवाया और कुछ नहीं करा। आगे देखो, ये वाली क्या बात है बेटा, HCl जो होता है ना, HNO3 जो होता है, HCl होता है, रिएक्ट तो करते थे, हमने बात करी थी कैसे मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, उन्हें डिसॉल्व करते हैं। पर एक HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है जो क्या करता है, नोबल मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जब मैंने नाइट्रोजन फैमिली में तुम्हें नाइट्रिक एसिड पढ़ाया था, तो मैंने कहा था मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो HNO3 के साथ में रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट बनाते हैं, गैसेस निकालते हैं, पर नोबल मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक्वा रीजिया। मैंने कहा था नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए आप एक्वा रीजिया का सोल्यूशन यूज करते हो, वही सेम सोल्यूशन हम यहां यूज कर रहे हैं। क्या चीज? हमने बोला जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के 1 पार्ट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हमने बोला कि HCl इज टू HNO3 जो मैं ले रहा हूं, वो मैं किस हिसाब से ले रहा हूं? मैं इसको ले रहा हूं 3:1 में। जब मैं HCl इस टू HNO3 3:1 के रेशियो में लेता हूं, तो ये जो मिक्सचर मेरे पास बनता है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं बेटा एक्वा रीजिया। सोने का पानी भी बोलते हैं इसको, सुनार बहुत यूज करते हैं, जूलर्स बहुत यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर, गोल्ड और प्लैटिनम को। अब कैसे डिसॉल्व करेंगे जब ये किसी में ही नहीं हो रहे? तो बेटा किसी चीज को अच्छे से डिसॉल्व करने का तरीका होता है उसका कॉम्प्लेक्स बना दो वहां पे। तो ये क्या करते हैं, एक्वा रीजिया जो है, जब इसको घोलते हैं ना हम, गोल्ड और मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं उन्हें डिसॉल्व करवाने के लिए, तो ये उनके साथ में कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व होते हैं। कैसे डिसॉल्व होते हैं? देखो, अगर आपके गोल्ड को मैंने इस मिक्सचर के साथ में रिएक्ट करवाया, तो बेटा देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, आपकी NO गैस निकल रही है और गोल्ड ने ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया है AuCl4-। और सिमिलरली जब प्लैटिनम को आपने इस मिक्सचर के साथ में रिएक्ट करवाया, तो उसने भी NO गैस तो निकाल दी और कॉम्प्लेक्स बनवा दिया PtCl6 2-। तो कुल मिला के बात सिर्फ कितनी रह गई कि जब भी आपके नोबल मेटल एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट करेंगे, तो गैस तो कौन सी निकालेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और साथ में क्या बना लेंगे? करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। जैसे गोल्ड का हो जाएगा AuCl4- और प्लैटिनम का हो जाएगा PtCl6 2-। तो ये भी HCl और HNO3 दोनों की प्रॉपर्टीज में पढ़ा जाता है। वहां पे मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ये डिसॉल्व कर लेते हैं, यहां मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वो क्लोरीन के कॉम्प्लेक्स है, तो HCl में पढ़ाने का उसका ज्यादा सेंस बन रहा था, दैट्स व्हाई। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? अगर एक्वा रीजिया वाली बात आपको समझ में आती है, तो अब आगे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ये अपने से वीक सॉल्ट, वीक एसिड वाले सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर देता है। ध्यान से देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो उससे वीक एसिड्स आप लोगे, उनके सॉल्ट्स को वो क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। समझो इस बात को ध्यान से। देखो, आपको पता है क्या कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? अच्छा, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ तो ये पंगे नहीं ले सकता। पहली रिएक्शन। अब आपने देख के डर जाते हो क्या लिखा हुआ है सर, कितना याद करना पड़ेगा? तो मैं समझाता हूं बड़े आसान तरीके से, पुरानी नॉलेज को यूज करते हुए। देखना जरा, आपको कहा गया है सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl। बैलेंसिंग हम देखते रहेंगे। बेटा सोडियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा?
सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में, और HCl आपका कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। सोडियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन में। अब बेटा Na प्लस तो Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। H प्लस कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट आपके हिसाब से क्या बन गया? सर हमें तो ये समझ में आ रहा है, जो आपका वहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट वो तो हमें अभी भी नहीं समझ आया। तो बेटा देखो यहां तक समझ में आ गई ना बात। अब क्या होगा, कार्बोनिक एसिड जो है बेटा ये तो एक वीक एसिड होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये कैसे टूटेगा, ये अपना एक H प्लस लूज करेगा अलग, और ये क्या करेगा, अपना कार्बोनेट आयन लूज करेगा अलग। या फिर इस तरीके से नहीं पढ़ना तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ऐसे पढ़ाया जाता है ना कि कार्बोनिक एसिड जो होता है क्योंकि वो एक वीक एसिड है तो वो कैसे डिकम्पोज होता है, वो H2O और CO2 की फॉर्म में रह के ज्यादा खुश रहता है। वो जो दूसरा तरीका मिल गया था वो गलत नहीं था, पर यहां से कंसर्न नहीं था, वो आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा कंसर्न था। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डीकम्पोज्ड स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करता है H2O और CO2 की फॉर्म में। ठीक है, तो बस हमने वही किया है, ये स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होती तो इसकी कौन सी स्टेट लिख दी हमने, डीकम्पोज स्टेट लिख दी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे H2CO3 की जगह मैं बात करूं H2SO3 की, सल्फ्यूरस एसिड, तो हमें पता है ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, H2SO4 ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट ये तो H2SO4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। याद है जब SO2 में मैंने बताया था उसका नेसेंट हाइड्रोजन निकलना, तो H2SO3 वापस H2SO4 में ही तो कन्वर्ट हुआ था, है ना। तो H2SO3 जो है ये भी कैसे टूटता है, ये भी अपनी डीकम्पोज फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, H2O प्लस SO2। तो इसीलिए हमने कहा कि ये टेंडेंसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है कि अगर आपने उससे वीक एसिड वाले सॉल्ट्स रखे उसके साथ में तो ये उनको क्या कर देगा, डीकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा। तो HCl को अगर Na2CO3 के साथ में रखा मैंने तो Na प्लस तो Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर NaCl बना लेगा, H प्लस कार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर, मतलब जो कार्बोनिक एसिड बनाता है वो कैसे टूटेगा, H2O और CO2 में। सेम तरीके से यहां देख लो, यहां पे क्या हुआ, Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके तो NaCl बना देगा, पर H प्लस बाय कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो फर्दर कैसे टूटेगा, H2O और CO2 में। सिमिलरली अगर आपका ये है सोडियम सल्फाइट, तो ये भी क्या होगा, Na प्लस और SO3 2 माइनस, ये क्या है, H प्लस और Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके NaCl तो बना देगा, पर H प्लस जो है इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, और वो कैसे टूटना चाहेगा, H2O और SO2 में। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो इस तरीके से टूटना पसंद करते हैं। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। H2CO3 वाली बात आपको कार्बन फैमिली में 11th में पढ़ाई जाती है, H2SO3 वाली बात हमने ही करी हुई थी, तो बस उसी चीज को हमने समझ लिया। तो कुछ नया नहीं रटना है आपको। अगर पुरानी चीजें, इसलिए मैं कहता हूँ रिविजन रिविजन रिविजन, अगर पुरानी चीजें टिप्स पे हैं तो फिर ये सब तो समझना बहुत आसान है, राइट। अच्छा, अगर ये समझ में आता है आपको तो अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की तरफ। HCl में और बातचीत हमें नहीं करनी। ऑक्सो एसिड्स क्या होते थे, एक और बार याद दिला देता हूं, क्योंकि बिकॉज़ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डीलिंग विद ऑक्सो एसिड्स। इनर्ट गैसेस तो कंपाउंड्स ही नहीं बनाती भाई, ऑक्सो एसिड्स क्या बना देंगी, राइट। कंपाउंड्स ही बड़े रो रो के बनाते हैं वो तो ऑक्सो एसिड्स हम आखिरी बार डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक और बार याद कर लेंगे ऑक्सो एसिड्स क्या होते थे। ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट कंबाइंड होता है, ऐसे एसिड्स, एसिड है मतलब H होगा, ऑक्सो है मतलब ऑक्सीजन होगा, तो ऐसे एसिड जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में किसी एलिमेंट को कंबाइन करा के बनाते हैं वो हमारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, राइट। अच्छा, हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो बेटा देखो हमारे पास हैलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, और इसके बारे में तो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि HOF जो बनता है उसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे को लगता है कैलकुलेशन से +1 होगी, बट हमेशा कैसी रहती है, -1। देख लो यहाँ पे, अगर आपसे कोई यहाँ पे कैलकुलेशन करवाए तो पागल बच्चों की तरह ये मत कर देना कि सर इस पे x मान लिया, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1। नहीं, दिस इज रॉन्ग। फ्लोरीन इज सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ऑलवेज हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी लोगों को भले ही उसकी वजह से क्या करना पड़ जाए, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए,
ठीक है। अच्छा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, जिसको फ्लोरिक एसिड कहते हैं या हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, पर जो बाकी हैलोजेंस हैं वो बहुत सारे तरीके के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। जो बाकी हैलोजेंस हैं आपके, वो तरह तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। मोस्टली जो वो हैलोजन जो हैं, वो ऑक्सो एसिड जो बनाते हैं, उन्हें आइसोलेटेड स्टेट में आप नहीं निकाल सकते हो, उन्हें आप एक्वस सोल्यूशन में ही पढ़ते हो, क्योंकि मोस्टली अनस्टेबल टाइप्स होते हैं। तो देखो इस तरीके के हैं, इस तरीके के ऑक्सो एसिड्स है। मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊं अगर, तो बेटा मैं आपसे फ्लोरीन में बात करूं तो एक ही बनता है ना, HOF। ठीक है, नाम पे भी नहीं जाएंगे, नाम डिस्कस कर लेंगे, हमने करी हुई है पहले ट्रिक डिस्कस, उससे ही करने हैं। पर अभी आप सिर्फ नाम दिए देखो, क्लोरीन जो है ये फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, ये ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, और ये आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स हैं। क्लोरीन में सिर्फ एक ऑक्सो एसिड संभव है, क्लोरीन में आपके 4 संभव है, ब्रोमीन में 3 है, आयोडीन में 3 है, राइट। पर हमें पढ़ने सिर्फ क्लोरीन के होते हैं, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन अबंडेंस में है। फ्लोरीन के होते तो उसके भी पढ़ लेते, पर फ्लोरीन का एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रोमीन आयोडीन तो वैसे ही अबंडेंस में नहीं है, उनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिटेल में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नाम कैसे हमने लिया। तो बेटा नाम के लिए ध्यान से याद करना, मैंने आपको कहा था किसी भी ऑक्सो एसिड के अंदर, जब फॉस्फोरस वाले पढ़ा रहा था, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसे तो आप क्या कह देते हो, एक एसिड कह देते हो। उससे जो एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसे आप क्या कह देते हो, अस एसिड कह देते हो। उससे जो एक कम वाला होता है उसे आप क्या कह देते हो, हाइपो अस कह देते हो। अच्छा, इससे जो एक ज्यादा वाला होता है उसे आप क्या कह देते हो, पर डैश एसिड कह देते हो, है ना। अगर आप कॉमन वाले में से पानी निकाल देते हो तो आप उसे क्या कह देते हो, मेटा वाला एक एसिड कह देते हो, या अस वालों के साथ भी कर सकते हो। अगर आप दो एक एसिड में से एक साथ कंबाइन करके पानी निकाल दो तो ये क्या बन जाता है, पायरो वाला एक एसिड बन जाता है। और अस वाले बनाने हो तो अस वालों के साथ भी ये करा जा सकता है। बोलो ये सारी चीजें याद है क्या, कई बार डिस्कस हो चुकी हैं अब तो। ठीक है, तो क्लोरीन के केस में अगर मैं बात करूं, क्लोरीन के केस में, तो बेटा क्लोरीन के केस में ना हमारा सबसे कॉमन होता है HClO3। ठीक है, अगर सबसे कॉमन होता है HClO3, तो अब देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन और कम हो गई, एक ऑक्सीजन और कम हो गई, एक ऑक्सीजन यहां मैंने बढ़ा दी। वो HClO नहीं लिखते यार, उसको HOCl लिखना ज्यादा बेटर रहता है। देखना ध्यान से, HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 + x - 6 = 0, तो ये आ गई +5। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा एक कॉमन माना जाता है, इसको हम नाम देते हैं क्लोरिक एसिड। ठीक है, सब में निकाल दो, यहां है +7, यहां पे है कितनी, 1 + x - 4, ये है +3, और ये कितनी है, 1 - 2 - 1 + x +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं, मैं फ्रेम में दिख नहीं रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर सबसे कॉमन वाले को मैंने क्लोरिक समझ लिया, तो उससे जस्ट कम वाले को मैं क्या कहूंगा, क्लोरस। इसको मैं क्या कहूंगा, हाइपोक्लोरस। इसको मैं क्या कहूंगा, पर इक होता है ना, तो पर क्लोरिक। अब यही चीज हम ब्रोमीन वालों के साथ और किसी के साथ भी कर सकते हैं। फ्लोरीन HOF एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमारे नेमिंग के हिसाब से उसको हाइपोक्लोरस बोल दिया। पर क्योंकि वो फ्लोरीन का इकलौता ही ऑक्सो एसिड है, तो उसको फ्लोरिक भी बोल दे तो भी गलत नहीं, क्योंकि एक ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉमन को तो एक भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, दोनों में से कुछ भी यूज करो। अब देखो, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक, ये क्या हो गया, हाइपोक्लोरस। ये क्या हो गया आपका सेकंड वाला, क्लोरस। ये क्या हो गया, क्लोरिक, और ये हो गया पर क्लोरिक। वही चीज है यहाँ पे आपकी ब्रोमीन में और इसमें रिपीट हो गई। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो मैंने कहा था फ्लोरीन का तो आपका एक ही ऑक्सी एसिड है, तो इस पे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है नहीं, सिंगल सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, लीनियर सा HOF। अच्छा, यहां अगर आप बात करोगे तो इन्हें डिस्कस करते हैं, वो दोनों हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उनकी अबंडेंस ही ज्यादा नहीं है ब्रोमीन आयोडीन की, तो उनके ऑक्सो एसिड्स को क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, इनकी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आइसोलेटेड स्टेट में नहीं मिलते, ये कहाँ स्टेबल होते हैं, सिर्फ अपने एक्वस सोल्यूशन में या फिर अपने सॉल्ट्स में।
ठीक है, देखो ध्यान से इनके स्ट्रक्चर्स। अगर मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो मैं एक एक करके नाम लिख देता हूं। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। बेटा कैसे बना दूं इनका स्ट्रक्चर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले HOCl। बेटा एक सीधी सी ट्रिक बता दूं तुम्हें, सीधी सी ट्रिक। हम अभी रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। ClOH इन्हें पकड़ लो, इनको एक साथ लगा दो। अब जो बच गए O, उन सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दो क्लोरीन से, काम खत्म। क्या कहा मैंने? Cl के साथ एक OH जोड़ दो सबसे पहले। इसके अलावा जितने भी O बचे हैं उनको क्लोरीन के साथ कैसे जोड़ दो? डबल बॉन्ड से जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल HOCl आप कैसे बनाओगे? Cl के साथ आपने OH जोड़ दिया, देखो। अब अगर मुझे HClO2 बनाना है तो मुझे तो यही चीज रिपीट करनी है। Cl के साथ मैंने OH जोड़ दिया, अब बचा क्या? एक O और बचा ना, एक और O बचा, तो उसको मैं कैसे ज्वाइन कर दूंगा? डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा, अगर मेरे पास आया HClO3 तो फिर से क्या करेंगे? Cl के साथ में OH तो जोड़ ही देंगे। बच्चे कितने हो? दो और बचे, तो उन दोनों को मैं कैसे जोड़ दूंगा? डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, राइट। अब मेरे पास क्या आया? HClO4। इसको मैं क्या करूंगा? Cl के साथ OH से तो जोड़ ही दूंगा। अब कितने O और बचे? तीन O और बचे हैं, तीनों को मैं कैसे कर दूंगा? डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। समझ में आएगा स्ट्रक्चर्स? इस तरीके से आपके ऑक्सो एसिड्स बन जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ClOH का पेयर बनाना है और जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है उतने डबल बॉन्ड जोड़ते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपको सबके समझ में आ ही गए हैं, आपको इनकी नेमिंग भी समझ में आ गई है, कौन कौन एग्जिस्ट करता है ये भी समझ में आ गया है, और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये भी समझ में आ गया है। तो ये थे हमारे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स। कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, तो हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा आगे। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट को आगे लेके जाते हैं तो अब हमारा अगला टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगला टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है बच्चे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था ना आज के टुडेज गोल में, एक बार वापस देख लो। मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? HCl के बारे में, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा? उसके ऑक्सो एसिड्स के बारे में, फिर हम किसकी बात करेंगे? उसके इंटर हैलोजन के बारे में, और फिर ये चीजें आएंगी। तो सर क्या ग्रुप 17 खत्म होने वाला है क्या? बेटा खत्म तो होने वाला है, पर अब जो बातें आ रही हैं वो एकदम नहीं है। अभी तक ऑक्सो एसिड्स पढ़ना, ऑक्साइड्स पढ़ना, हाइड्राइड्स पढ़ना, सब बातें तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि यार तुम सब कुछ तो पहले से पढ़ के आए थे। मतलब इस तरीके की चीजें तुम्हें पहले पता थी, तो यू डिड नो दी पैटर्न, राइट? यू डिड नो दी पैटर्न। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो नई बातें हैं, तो ध्यान से समझो। ऑल्दो इंटर हैलोजन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं तुम लोगों को, पर हम इसको ढंग से पढ़ते हैं जितना हमारे काम का है। हमें PhD भी नहीं करनी है, पर उतना पढ़ लेना है जितने से हमारा काम चल जाए। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? जब दो डिफरेंट हैलोजन्स को रिएक्ट करवा दिया जाए एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बनाते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना लेते हैं, दो डिफरेंट हैलोजन्स को। इनको एक जनरल कॉम्पोजिशन हम असाइन कर सकते हैं, जैसे XX-, XX3-, XX5-, XX7-, किसी भी तरीके का। इसमें रीजन मैंने आपको बताया था, हैलोजन की 4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने डिस्कस की थी, +1, +3, +5, +7 शो कर दी हमने यहाँ पे। अच्छा, जहां पे X जो होता है वो बड़े साइज वाला हैलोजन है, X- जो होता है वो छोटे साइज वाला हैलोजन है, तो वो भी हमें समझ में आ गया। अब हमने कहा एक बात सुनना, जैसे जैसे ऑब्वियस बात है ये छोटे साइज का होगा, ये बड़े साइज का होगा, है ना? X- विल बी ऑफ स्मॉलर साइज, X विल बी ऑफ लार्जर साइज। तो बेटा जैसे जैसे इन दोनों के बीच में साइज का रेशो बढ़ेगा, जैसे जैसे इन दोनों के बीच में साइज का रेशो बढ़ेगा, इनके नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, X और X- में जितना ज्यादा साइज का अंतर होगा ना, उतना बड़ा मॉलिक्यूल ये बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन और फ्लोरीन का साइज लगभग सिमिलर है, तो वो ClF3 टाइप बनाते हैं। ब्रोमीन और फ्लोरीन के साइज में थोड़ा अंतर है, तो थोड़ा बड़ा कंपाउंड बना सकते हैं, BrF5। आयोडीन और फ्लोरीन के साइज में बहुत ज्यादा अंतर है, तो वो सबसे बड़ा इंटर हैलोजन बनाते हैं, IF7। समझे? तो मैंने बोला जैसे जैसे रेडियाई X और X- के बीच का रेशियो बढ़ता है, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल भी क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं।
अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आई है, फॉर एग्जाम्पल दस आयोडीन फ्लोराइड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बिकॉज आयोडीन और फ्लोरीन ये दो एक्सट्रीम हैलोजेंस हैं आपके, और उनमें साइज का एक्सट्रीम डिफरेंस है, तो उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, और ऐसा होता भी है। आपके पास में क्या होता है फॉर्मूला, IF7। सही है, ठीक है साहब। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो अब देखते हैं इंटर हैलोजन की प्रॉपर्टीज। इंटर हैलोजन बनते कैसे आपको समझ में आया ना, उनको मिलाने से बनते हैं। प्रिपरेशन देखते हैं इनकी अब ध्यान से, प्रॉपर्टीज नहीं प्रिपरेशन। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है उन्हें हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। डायरेक्ट एक्शन करा सकते हो, या फिर छोटे इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है एक और हैलोजन का अटैक करा दो, जैसे ClF पे फ्लोरीन का करा दिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप करवा सकते हो। प्रोडक्ट आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर वगैरह आप क्या देते हो या किस तरीके की कॉन्सेंट्रेशंस लेते हो। तो देखो, अगर मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन के इक्वल वॉल्यूम ले लिए तो आपका क्या बन जाएगा, ClF। पर अगर मैंने आयोडीन क्लोरीन में क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो बन जाएगा ICl3। इक्वल वॉल्यूम लिए तो 1:1 का रेशियो बन गया, जो एक्सेस में लिया उसका अमाउंट नहीं, तो ज्यादा हो गया, आयोडीन क्लोरीन में ICl3 बन गया। आप ICl7 नहीं बनाते क्या बेटा, IF7 स्टेबल होता है, ICl7 इज नॉट दैट मच नोन, तो ICl3 बन के ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो अब देखो, क्लोरीन फ्लोरीन में एक्सेस कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेस है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, फ्लोरीन का नंबर ज्यादा होगा फाइनली इंटर हैलोजन में, तो ClF3 बनेगा। ब्रोमीन और फ्लोरीन में देखो डाइल्यूट करते हो वाटर से तो बनता है BrF3। आयोडीन क्लोरीन इक्विमोलर लोगे तो 1:1 वाला बन जाएगा, और जब फ्लोरीन को एक्सेस में ले लोगे तो BrF5 बन जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे डाइल्यूट किया था पानी दिया, BrF क्यों नहीं बना, बेटा BrF इज नॉट स्टेबल, BrF3 इज स्टेबल, क्योंकि साइज का काफी अंतर है ना। पर यहाँ पे BrF5 बनता है क्योंकि मैंने कहा था ब्रोमीन और फ्लोरीन में साइज का बहुत अंतर है, तो एक्चुअल जो बनेगा इंटरहैलोजन कंपाउंड वो BrF5 बनेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ठीक है। आप कह सकते हो सर यहाँ पे आप कह रहे हो BrF नहीं बनेगा, पर यहाँ ICl तो आपने बना दिया, साइज का अंतर तो यहाँ नहीं है क्या, तो बेटा यहाँ हमने इक्विमोलर लिया है, यहाँ हमने सिर्फ पानी से डाइल्यूशन किया, हमने मोल्स इक्वल स्पेसिफाई नहीं करे, तो साइज का डिफरेंस डोमिनेट करेगा, राइट, ठीक। आगे देखो इनकी प्रॉपर्टीज, बेटा सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, ऐसा नहीं है इनके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं है, आपने इन सबकी शेप्स स्ट्रक्चर्स VSEPR थ्योरी में पढ़ रखी हैं। जब आप VSEPR थ्योरी पढ़ते थे तो आप सबकी शेप, ज्योमेट्री सब निकालते थे, तो इन सबको डिस्कस करा हुआ है वहां पे। ये स्टेरिक नंबर 6, 7 और 5 वाले केसेस हैं, है ना। अब सारे के सारे कोवेलेंट हैं, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, सारे के सारे डायमैग्नेटिक भी हैं, सबके सब कोवेलेंट है, सबके सब डायमैग्नेटिक हैं, ऑल्सो वॉलेटाइल सॉलिड लिक्विड है। सारे के सारे कैसे होते हैं, वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड, बट हाँ ClF इज एन एक्सेप्शन। ClF आपकी कैसी है, गैस है। बाकी जितने भी इंटर हैलोजन होते हैं वो मोस्टली सारे कैसे होते हैं, वॉलेटाइल सॉलिड लिक्विड। सर वॉलेटाइल मतलब बेटा वो इजीली वेपराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो बेटा जो इंटर हैलोजन जिनसे मिलके बना होगा, जो इंटर हैलोजन जिन हैलोजन से मिलके बना होगा ना, इनकी फाइनल प्रॉपर्टीज उन दोनों हैलोजन की इंटरमीडिएट ही होगी। जो इंटर हैलोजन जिन जिन हैलोजन से मिलके बना होगा ना, इस इंटर हैलोजन की फाइनल प्रॉपर्टी इन दोनों की इंटरमीडिएट ही होगी। इसीलिए हमने बोला कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन व्हाट, बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस, जिनसे मिलके बनता है, एक्सेप्ट दैट कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनसे क्या होंगे, थोड़े हायर होंगे, लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी इंटरमीडिएट होगी, ठीक। एक और बात ध्यान से सुनना, ये जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, जो आप पढ़ रहे हो ना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोल के, ये बेटा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल हैलोजन से। ये जो आपके XX- वाले कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं X2 से। ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कारण ये कि जो आपका XX- का बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। ये XX- बॉन्ड जो है वो काफी वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू XX। बट हाँ एक्सेप्ट वन एंड ओनली F2, क्योंकि हमने बोला है ये तो भैया एनॉमलस हर जगह घूचे करेगा ही करेगा, इसको शांति नहीं है। ये कहेगा कोई काम शांति से चल कैसे सकता है मेरे कलेश के बिना, तो ये कह रहा है कि देखो मेरे से ज्यादा रिएक्टिव तो कोई नहीं हो सकता, बाकियों को तुम्हें जैसे देखना है देख लो।
और इसका कारण क्या है कि x और x डैश के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वीक बॉन्ड होता है, इजीली टूट जाता है एज कंपेयर टू इनके। ठीक है, अच्छा अगर ये बात समझ आई तो इसको एड्रेस भी करेंगे हम आगे। तो देखो ध्यान से, देयर केमिकल रिएक्शंस कैन बी कंपेयर्ड, ओके वो तो अलग बात है। इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। व्हाई? दिस इज बिकॉज XX dash bond in interhalogen is weaker than XX bond in halogen except FF bond. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर वाला पॉइंट ठीक है, वो तो एक फैक्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बनता है इस पे, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, तो समझ में आना चाहिए यस, क्योंकि ICl बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, ICl बॉन्ड जो है वो वीक होगा, राइट। ठीक, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हम जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बेटा, तो हमें दो तरीके के आयन्स मिलते हैं। देखो एक आयन तो फिक्स है, हर केस में हैलाइड आयन तो मिलेगा ही मिलेगा। जो दूसरा आयन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो या तो हाइपोहेलाइट हो सकता है, या हैलेट हो सकता है, या परहैलेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बोला जनरली जो छोटे वाले साइज का एटम होता है वो तो क्या करता है, हैलाइड बनाता है, और जो बड़े वाले साइज का होता है वो कुछ भी बना सकता है, हाइपोहेलाइट बना सकता है, हैलाइट बना सकता है, हैलेट बना सकता है, परहैलेट बना सकता है, कोई भी कैटेगरी बना सकता है। ठीक है, अच्छा जनरली हम ये वाली रिएक्शन इस तरीके से पढ़ते हैं, पर ये HOX की जगह HXO3 भी हो सकता है, HXO2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, अच्छा सर तो अगर हमें कोई रिएक्शन पूछ लेगा तो बेटा एग्जाम में तो आपसे ऑप्शंस ही दिए जाएंगे। अगर आपसे कोई कह दे कि ICl को वाटर में डाला तो बताओ क्या बनेगा, तो HCl तो सर हम बता देंगे, दूसरा वाला कैसे बताएंगे। तो बेटा पेपर में हर चीज मेहनत से, मतलब मजदूरी करके नहीं करनी होती है, कुछ काम स्मार्टनेस से भी करना होता है, और वो स्मार्टनेस वाला पॉइंट मैंने यहाँ दे रखा है। आपको क्या करना है, चार ऑप्शन जो आपको मिलेंगे ना उसमें आप क्या करना, जो ये बनने वाला कंपाउंड है चार ऑप्शंस में होगा, चारों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना हैलोजन की। उस X की ऑक्सीडेशन स्टेट इस X के बराबर ही होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी हाइड्रोलिसिस में। तो वो एक ही ऑप्शन जनरली अभी तक का ऐसा देखा गया, अगर ऐसा सवाल आया भी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें चेंज नहीं होती वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो सकता है इससे ज्यादा भी पूछते, तो उससे ज्यादा बेटा भी पूछा नहीं गया, तो इसलिए हम उसको, मैं आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं। हम कितना भी पढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग जो अथाह सागर है, कितनी भी बात कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, जेडी ली पढ़ लो, एटकिंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो बेटा, वो कमी है। तो हमें ना अपनी एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, ठीक है इतना इतना पूछा जाता है, हम इतनी इतनी बात करते हैं। सिर्फ एक ही चैप्टर थोड़ी आने वाला है जेई के सिलेबस में, बहुत कुछ आने वाला है, राइट। तो हमें काम की बात पता है, ये ट्रिक पता है, हमारा काम इससे चल जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि छोटे वाले से तो हैलाइड बनता है, बड़े वाले से क्या बनता है, इनमें से कुछ भी बन सकता है। आप कैसे चेक कर लोगे एग्जाम में, आप ये चेक कर लोगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों साइड कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओके, अगर ये समझ में आया तो आगे बात करते हैं। कुछ और आयंस की बात करें जो हमारे पास क्या है, स्यूडो हैलोजेंस या स्यूडो हैलाइड्स। एक नई कैटेगरी की बात कर रहे हैं, स्यूडो हैलोजेंस या स्यूडो हैलाइड्स। बेटा देखो, स्यूडो फोर्स होता है आपका, है ना। स्यूडो फोर्स क्या होता है आपका, स्यूडो फोर्स होता है जो ऐसा फोर्स है जो आप एक्स्ट्रा लगाते हो, जो आपको फील नहीं होता कि लग रहा है, बट आप मान के चलते हो ना, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फिजिक्स में आप पढ़ते हो। उस तरीके से ही कुछ हैलाइड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हैलोजेंस के तो नहीं बने हुए होते हैं। हैलोजन से हैलाइड्स कौन से बनते हैं, F माइनस बनता है, Cl माइनस बनता है, Br माइनस बनता है, और I माइनस बनता है, राइट। ये पढ़ते हो आप लोग। पर बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड या आयंस होते हैं जो होते तो बिल्कुल इनके जैसे नहीं है, पर उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैलाइड्स जैसी होती हैं, बहुत सारी क्या मैक्सिमम हैलाइड्स जैसी होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो बिना हैलोजन के होते हुए भी इनके जैसे बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्यूडो हैलोजेंस या स्यूडो हैलाइड्स। ठीक है, कि वो एग्जैक्ट हैलाइड्स या हैलोजेंस नहीं है, बट हाँ इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक क्या है, इनसे सिमिलर है। ठीक है, इसको पढ़ना एक बार जो लिखा हुआ है, लेट मी हैव अ वाटर, लेट मी हैव सम वाटर, देन विल डिस्कस।
हाँ जी, देखा गया, स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स। तो देखो बेटा, यही बात इसने यहां भी लिखी हुई है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट हैलोजेंस या हैलाइड्स के नहीं होते, बट बिहेव उनकी तरह करते हैं। उनकी पहचान क्या होती है? तो हमने बोला अ फ्यू आयंस आर नोन विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम, जिनमें से एक तो नाइट्रोजन होना पक्का ही है, जिनमें से एक तो नाइट्रोजन होना पक्का ही है, दैट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ हैलाइड आयंस, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? हैलाइड आयन के जैसी ही होती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, Cl- और Cn- एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये एक स्यूडो हैलाइड है फिर। ठीक है, दे आर देयरफॉर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड आयंस। कैसे सेम होती है भी बात करेंगे उसके बारे में। स्यूडो हैलाइड आयन आर यूनिवैलेंट, मतलब एक वैलेंसी वाले होते हैं। These form salts resembling the halide salt. जैसे आपके हैलाइड्स भी जनरली यूनिवैलेंट होते हैं ना, F- Cl- Br- I- they are also univalent। पहली प्रॉपर्टी सेम आ गई। ठीक है, इसीलिए ये हैलाइड के सॉल्ट्स जैसे बनते हैं। ठीक है जी, AgCl बनता है, AgCN बनता है, NaCl बनता है, NaCN बनता है, सोडियम साइनाइड, स्यूडो हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, द सोडियम सॉल्ट्स आर soluble in water, सिल्वर सॉल्ट्स आर insoluble। सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं, बट सिल्वर सॉल्ट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। तो स्यूडो हैलाइड यूनिवैलेंट होते हैं, कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे बनाते हैं जो बन जाए, कुछ कुछ होते हैं जो ना बने। ठीक है, कैसे होती है इनकी बात डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड, द हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर एसिड्स लाइक द हैलोजन एसिड। इनके HX सारी प्रॉपर्टी सेम होनी जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं। तो ये भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं HX जैसे, जैसे कि HX तुम्हारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ऐसे हम HCN को क्या लिखते हैं? हाइड्रोसाइनिक एसिड भी लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, राइट। तो एक जैसे टाइप के एसिड्स बना दिए इन्होंने। सम ऑफ द स्यूडो हैलाइड आयंस कंबाइन टू फॉर्म डायमर्स। कुछ स्यूडो हैलाइड्स कंबाइन होकर डायमर्स बनाते हैं, जैसे हैलोजन मॉलिक्यूल होता है X2 फॉर एग्जांपल, Cl2 Br2 I2 तो सबको ही पता है। ये जो Cn है ये भी कंबाइन होकर Cn2 बना देता है, साइनोजन। तो कुछ स्यूडो हैलाइड डायमर बना लेते हैं हैलोजेंस के X2 जैसा दिखने के लिए। अच्छा, दीज इंक्लूड साइनोजेंस, Cn ऑल्टोइज, थायोसाइनोजन, SCN ऑल्टोइज, सेलेनोसाइनोजन, SECN ऑल्टोइज। ठीक है, साइनोजन आपको पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, बेसिक है। ये हमारे पास में स्यूडो हैलोजेंस या स्यूडो हैलाइड्स हैं। मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर आ जाता हूं ताकि आप लोग ध्यान से देख पाओ, पहचान हो इनकी आपसे। Cn-, SCN-, सेलेनोसाइनेट, साइनेट, साइनमाइड, एजाइड, ये आपके कैसे हैं? स्यूडो हैलाइड्स हैं। ठीक है, ये देखो कैसे बिहेव करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है आपका, थायोसाइनिक एसिड, साइनिक एसिड, साइनामाइड, हाइड्रोजन एजाइड, ये बिल्कुल दिखने में वैसे ही तो है हैलोजन जैसे, बस इनकी जगह पे क्या लगा दो? हैलोजन लगा दो, X मान लो, यूनिवैलेंट है, यही तो इनकी खासियत है। ठीक है, और ये डायमर भी बना लेते हैं इस तरीके से। द बेस्ट नोन स्यूडो हैलाइड इज Cn-, जो सबसे बेस्ट हम बोलते हैं क्योंकि वो इनके साथ काफी रिजेंबल करता है। कैसे कैसे रिजेंबल करता है देखो, हम बोलते हैं कि एसिड बनाता है HCN, जैसे वहां बनता है HCl HBr। ये ऑक्सीडाइज होकर साइनोजेन बना सकता है, जैसे वहां पे भी हमारे पास में Cl2 बन सकता है। इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद Ag+ Pb2+ Hg+, जैसे हम बोलते हैं ना AgCl, हम पढ़ा करते थे ना, KSP निकालते थे इसका आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो KSP किनका निकलता था? जो आपके कैसे सॉल्ट्स होते थे? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते थे। KSP हम किनका निकालते थे? जो आपके स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते थे, मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते थे। वैसा ही हमारा कौन बनाता है? स्यूडो हैलाइड, जो Cn- है वो भी इस तरीके की कंपाउंड बनाता है, AgCN, PbCN ऑल्टवाइज। ठीक है, ओके। इट इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स भी बनते हैं बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते थे हमारे, जैसे कि ClF3, ClF, BrF5, IF7। तो ये इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? हैलोजेंस के साथ में कंबाइन हो होके ClCN बना लिया, ICN बना लिया, BrCN बना लिया, इस तरीके के इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स भी बनते हैं। AgCN जैसे पानी में इनसॉल्युबल होता है बट अमोनिया में सॉल्युबल होता है, वही सेम प्रॉपर्टी AgCl की भी होती है। तो यहां भी इसने हैलाइड्स के साथ में क्या कर दी? अपनी सिमिलैरिटी दिखा दी। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे हैलाइड्स जो होते हैं वो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है ना, हैलोजेंस जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। क्लोरीन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है, सेम उसी तरीके से साइनाइड भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो यहां फिर से उसने क्या करी? हैलाइड के साथ अपनी सिमिलैरिटी दिखा दी। तो इसलिए ये हमारे पास में कैसे हैं? स्यूडो हैलोजेंस या स्यूडो हैलाइड्स हैं। कोई दिक्कत?
ठीक है जी, अगर ये समझ में आया आपको तो बेटा क्वेश्चन पे चलेंगे, पर एक कैटेगरी और सुन लो, पॉलीहेलाइड्स। पॉलीहेलाइड्स क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जो हैलोजन हैलोजन से ही कंबाइन होकर बन जाता है दो से ज्यादा वालों में। फॉर एग्जाम्पल I3-। अब दो वालों को तो, दो डिफरेंट वालों को तो आपने इंटर हैलोजन कह दिया, पर दो सेम हैलोजन अगर मिल जाए या दो से ज्यादा मिल जाए, तो दो सेम में भी चलो डायटोमिक तुम कह दोगे, उससे ज्यादा वाला आयन अगर बन जाए तो उसको हम पॉलीहेलाइड कह देते हैं। जैसे कि I3-। बेटा I3- याद है क्या कैसा होता है? इसकी शेप कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद है क्या? कुछ दिमाग में आई क्या बातें? बेटा ध्यान से सुनो, I3-। जेई में सवाल भी आया था इस पे इनफैक्ट। I3- जो है ना आपका, इसको डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि एक आयोडीन बचे हुए दो आयोडीन्स के साथ में कंबाइन हो रहा होगा। अब कैसे हो रहा होगा मुझे नहीं पता, मैंने एक जनरल लुईस आइडिया लगा लिया मेरा कि एक आयोडीन दो आयोडीन के साथ में कंबाइन हो रहा होगा। मतलब मेरा सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन होगा? एक आयोडीन ही होगा। इस पे मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। सर लुईस बनाने से तो ऐसा लग रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि। बेटा ट्राई करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप सेंट्रल एटम पे बात करोगे तो आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फंडा समझाया था ना, हाफ s प्लस v माइनस क्यू, याद है? जब अपने ऑक्सी एसिड ऑक्सीजन सल्फर वालों की बातें करी थी। अच्छा, s क्या होता था? मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। v क्या होता था? सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। q क्या होता था? चार्ज विद साइन। अच्छा, तो बेटा जी आयोडीन हमारे यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट ही तो होते हैं, तो एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम है, बचे हुए दो क्या हो गए मेरे? सराउंडिंग एटम। आयोडीन हैलोजन है, वैलेंस शेल NH2 NP5, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। और चार्ज कितना होगा? -1। और हमने कहा था हम हमेशा कैसा रखेंगे? विद साइन रखेंगे। तो 7 और 2 9, 9 + 1 10, 10/2 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। बेटा अगर x की वैल्यू आ गई 5, तो 5 का मतलब सोचो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? s, तीनों p के लग गए और एक आ गया d का। तो बेटा I3- में आयोडीन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3d। अरे यार तुम तो लीनियर को sp मान रहे थे, जबकि यहां तो कौन आ गया? sp3d आ गया। और आना भी चाहिए था क्योंकि आयोडीन में तो d ऑर्बिटल बहुत अच्छे से यूज होता है यार, बहुत बड़ा साइज है, राइट? अच्छा, अगर sp3d आ गया दोस्त, तो इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो तुम? ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो जाएगी ज्योमेट्री। बट सर दो ही तो आयोडीन को फिक्स करना है, हमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसका आखिर बनाएंगे कैसे? PCl5 जहां तक हमें याद है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए तो 5 बॉन्ड चाहिए होते थे, यहाँ तो दो ही हैं। तो बेटा बचे हुए 3 जगहों पे कौन आएंगे फिर? लोन पेयर। और वो लोन पेयर कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल पोजिशंस पे, एक्सियल पोजिशंस पे। तो बेटा हमने बात करी थी, लोन पेयर हमेशा मिनिमम रिपल्शन वाली जगहों पे जाना पसंद करते हैं। और ये बात मैंने आपसे कब करी थी? जब मैंने आपको पढ़ाया था SF4 का सीसॉ शेप। तो लोन पेयर्स हमेशा मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। और ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर ये जो इक्वेटोरियल साइड्स है ना, ये आपकी कैसी होती हैं? मिनिमम रिपल्शन साइड्स। ये जो इक्वेटोरियल साइड्स हैं ये कैसी होती हैं? मिनिमम रिपल्शन साइड। ये जो एक्सियल वाली होती हैं इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, जब भी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया कि जो आपका आयोडीन है वो अगर बॉन्ड बनाने के लिए गया है और ये 5 साइड्स उसके पास अवेलेबल है, तो वे ऊपर और नीचे तो क्या लगा लेगा? आयोडीन लगा लेगा। और इधर ये जो तीनों जगहें हैं यहाँ पे क्या बना लेगा? लोन पेयर लगा लेगा। तो बेटा अगर आपसे कोई इसकी ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री तो भाई ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट है, पर अगर आपसे कोई शेप पूछेगा तो आपको पता है आप शेप में लोन पेयर को क्या करते हो? छुपा देते हो। तो शेप इसकी कैसी आ जाएगी? लीनियर। अब बेटा इस पे क्वेश्चन आया जेई में। क्वेश्चन देखो कैसा आ सकता है। या तो सवाल कहे कि I3- में सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, कि सेंट्रल एटम पर 3 है। पर अगर सवाल कहे I3- में कितने लोन पेयर आएंगे बताओ, बच्चे जोश जोश में ये स्ट्रक्चर बना तो देते हैं, सही जवाब तक पहुंच भी जाते हैं, पर फिर भी आंसर क्या दे देते हैं? 3। क्या आंसर 3 सही है क्या? मेरा सवाल वापस सुनना, I3- में नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ, तो बेटा 3 गलत है।
क्यों? I3 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब मैं आपसे पूरे के पूरे आयन में नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहा हूं, ना कि मैं मेंशन कर रहा हूं कि मुझे सेंट्रल एटम पे बताओ। तो उस केस में क्या होगा भाई, इस आयोडीन पे भी तो 3 लोन पेयर्स होंगे और इस आयोडीन पे भी 3 लोन पेयर्स होंगे, तो टोटल उस वक्त आंसर कितना आएगा? 9। क्लियर है? तो अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड दैट यू नीड टू टॉक अबाउट सेंट्रल एटम, यू वोंट टॉक अबाउट, यू विल टॉक अबाउट द एंटायर स्ट्रक्चर। यू गेटिंग इट? यू विल टॉक अबाउट द एंटायर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ठीक है। पॉलीहेलाइड्स हो गए, स्यूडोहेलाइड्स हो गए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो गए, ऑक्सो एसिड्स हो गए, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इसके साथ ग्रुप 17 होता है समाप्त। अब करते हैं कुछ सवाल, कुछ प्रैक्टिस, पुरानी बातों को भी लेके आएंगे यहाँ पे और नया जो सीखा है उसको भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? आओ। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद, राइट? याद है ना? चेक करता हूं। सवाल कह रहा है प्रेडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट व्हेन Cl2 पास थ्रू H2O2। बट यहां पे खास बात क्या है कि जो H2O2 में ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, O18 है O16 की जगह। तो क्या होगा? तो बेटा देखो, Cl2 है, इसको तुमने अगर H2O2 से रिएक्ट करवाया तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो बेटा क्लोरीन जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और H2O2 को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको -1 से 0 पे ले जाएगा, खुद 0 से -1 पे आ जाएगा। और ये जो O2 आपका बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों O कैसे होंगे आपके? 18 वाले ही तो होंगे। तो बेटा इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? HCl और O2। यहाँ पे HCl को वैसे लिख लो चाहे आयनिक फॉर्म में लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है? अच्छा, ये सवाल समझ में आता है। ये सवाल देखना जरा, क्या ये देखा देखा जाना पहचाना 100 बार बोला हुआ वाला सवाल है क्या, जिसको हमने इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया कि अब तो हम नींदों में भी इसको सही कर देंगे? बताओ। वन गैस ब्लीच द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन while the other by oxidation. The two gases are, हमारी एक गैस तो ब्लीचिंग करती है रिडक्शन के थ्रू, एक गैस ब्लीचिंग करती है ऑक्सीडेशन के थ्रू। यही लिखा हुआ है ना सवाल में? तो हमें बताना है दो गैसेस कैसी हैं। तो बेटा याद करो, मैंने आपको ब्लीचिंग अभी तक O3 से पढ़ाई है, मैंने आपको SO2 से पढ़ाई है, मैंने आपको Cl2 से पढ़ाई है। O3 ऑक्सीडेशन करता था और Cl2 भी ऑक्सीडेशन करता था। कैसे करता था याद करो। O3 जो था वो तो आपका O2 बनाता था और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता था। Cl2 जो था ये आपका 2HCl निकाल देता है और नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। और जो SO2 है ये H2SO4 निकाल देता है और उसके साथ में नेसेंट हाइड्रोजन निकाल देता है। तो ये दोनों जो हैं ये तो कैसे कर रहे हैं? वाया ऑक्सीडेशन, कारण नेसेंट ऑक्सीजन। जबकि इसको कैसे करना होगा ब्लीचिंग? वाया रिडक्शन ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन। तो हमारे पास में जो गैस रिडक्शन से कर रही है वो तो कौन हो जाएगी? SO2। जबकि जो गैस ऑक्सीडेशन से कर रही है वो क्या हो जाएगी? या तो O3 या फिर Cl2। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। तो बेटा जी मुझे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि SO2 और Cl2 का एक कॉम्बिनेशन है, O3 की कहीं बात नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये A है, ये B है, ये C होगा और ये D होगा। तो आंसर विल बी D, राइट? ठीक है, अगर आंसर विल बी D देयर तो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है बेटा IIT में आया हुआ सवाल। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद देखेंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल को खुद सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा, ठीक है? जल्दी से आप लोग पॉज करके करिए, मैं पानी पी लेता हूं। आई गेस आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ये सवाल, राइट? सर ऐसा आपको ही लग रहा है, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, आप हमारा दिमाग मत खराब करो। बेटा इतना इतना गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं यार? अरे सर पागल वागल हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो आप चीज़ों पे? हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे। राइट राइट, मेरे को खुद से बात करने की आदत है, थोड़े से दिमाग में लोचा है। और पी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते जब तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो मेरी हालत खराब नहीं होगी पढ़ाते पढ़ाते? नहीं, ठीक है, पर हालत को सुधारते हैं, सवाल को करेंगे, मजा आएगा। JEE एडवांस का सवाल है ये, राइट? अच्छा, ध्यान से पहले सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी बातें हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते ही आ गई। अगर आप लोगों ने ट्राई करा है तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, देखना ध्यान से। अ गैस X is passed through water
टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है साहब, मतलब एक गैस X थी जिसको पानी से पास करवा के एक सोल्यूशन बनाया है। द aqueous solution on treatment with silver nitrate gives a white precipitate। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ W बनाइए, तो ये जो W है इसको AgNO3 के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो इसने एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। अच्छा, द सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन, ये जो सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन आपका बना, ये और क्या करता है, ये डिसॉल्व कर लेता है मैग्नीशियम को विद द इवोल्यूशन ऑफ अ कलरलेस गैस। ये एक गैस निकालता है जो कैसी है, कलरलेस। अच्छा, आइडेंटिफाई जिसका नाम है Y, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या तुम कुछ कुछ कॉर्ड्स कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो मुझे ना पहली बात से ज्यादा नहीं समझ में आया था, पर मुझे ये समझ में आया कि AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट PPT बना रहा है। तो बेटा व्हाइट PPT तो हम 10th क्लास से जानते हैं AgCl का होता है, और 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ लिया था। अगर AgCl का व्हाइट PPT है, मतलब ये जो W है ये सोल्यूशन कैसा होगा, HCl होगा। यानी कि अगर ये HCl होगा तो ये अंडरस्टूड है कि X क्या होगा, Cl2। ये पानी के साथ रिएक्ट करके HCl और HOCl बनाता है, इसने HCl को आगे ले गया और AgCl बना दिया। तो क्या X मेरा Cl2 आ गया? अगर X मेरा Cl2 आ गया तो ये ऑप्शन मेरा रिजेक्ट हो गया और ये ऑप्शन भी मेरा रिजेक्ट हो गया, राइट। अब बचा ये और ये। अब देखो, अब हमें क्या पहचानना है, Y। अच्छा, सवाल कह रहा है जब इस W के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया तो बेटा ये तो मेटल हैलाइड वाला रिएक्शन नहीं हो गया क्या, कि मैग्नीशियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अंडरस्टूड है, तो बचपन से जानते हैं हम, MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन निकालेगा। ये तो 10th क्लास में जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया जाता था केमिस्ट्री में, तभी पढ़ लेते थे हाइड्रोजन गैस निकलती है, पॉप साउंड टाइप्स, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और यही गैस कैसी है, कलरलेस है। तो यही हमारा क्या है, Y है। तो X हो जाएगा CO2 और Y क्या हो जाएगा आपका, H2। X हो जाएगा Cl2 और Y क्या हो जाएगा, H2। ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर। बोलो आसान था, क्या था, फोड़ आएंगे कि फूट आएंगे? बेटा देखो ऐसे सवाल तो बनने चाहिए, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। अगर इसके बाद आप कहते हो ना कि नहीं सर हमसे तो नहीं बन रहे सवाल, हमें तो समझ नहीं आ रहा, फिर बेटा अपने समझने में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम आ रही है। या तो हम ढंग से बातें सुन नहीं रहे हैं या हम ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सवाल तो बनना चाहिए था, कॉमन सेंस का सवाल था यार। कोई हाईफाई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई, कोई हाईफाई रिएक्शन यूज नहीं हुई, इंटर हैलोजन वगैरह कुछ यूज नहीं हुआ। बहुत आसान सवाल, बहुत ज्यादा इजी, Cl2H2 आंसर आ गया, राइट। चलो आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आया आपके लिए, इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। तुरंत वीडियो पॉज हो जाए, सवाल को अटेम्प्ट किया जाए 1 से 2 मिनट के अंदर, वीडियो प्ले करके सोल्यूशन सुना जाए, ठीक है। हाँ जी, तो अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। बेटा पहली बात ध्यान से सुनना, आपसे कहा गया है इनकरेक्ट, मतलब आपको गलत वाला ऑप्शन बताना है। यहाँ पे गलत वाला ऑप्शन, अगर गलत वाला ऑप्शन बताना है तो बेटा F2Cl2Br2I2 ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। E0 जो होता है वो F2 के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2 के लिए होता है, फिर Br2 के लिए होता है और फिर I2 के लिए होता है। ये बात तो हमने करी हुई है, ठीक है जी। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की, फिर HCl की और फिर HF की। ठीक है साहब, ये भी करेक्ट है, मतलब ट्रू है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट नहीं है ये, पर हाँ ऑप्शंस वैसे सही हैं, है ना, कंटेंट वाइज दे आर राइट। अच्छा, F2Cl2Br2I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बेटा ये गलत नहीं लग रहा। यहां ऑर्डर क्या हुआ करता था, Cl2 Br2 F2 I2। याद करो, फ्लोरीन का छोटा साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सवाल पूछा जाता है इस पे। इसने गलत दे दिया ना, यानी कि यही ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट। HF HI HBr HCl बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पता ही है, क्योंकि HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको पता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बाकी यहां तो मोलर मास पे डिपेंडेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, राइट। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक बात है। अच्छा, अगर सी वाला ये सवाल समझ में आ गया, कितने बच्चों का ये सवाल सही था बेटा? अगर ये चीज आपको चमक गई थी, ये चीज आपको रियलाइज हो गई थी, तो बहुत ही अच्छी बात है,
इसका मतलब आपकी पकड़ बहुत बढ़िया बन रही है पी ब्लॉक के फंडों पे, आपको चीजें रियलाइज हो रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, है ना। गुड लक। आगे बात करते हैं बेटा। ये एक पैसेज वाला सवाल है और हमारे आज के सेशन के ये आखिरी सवाल है। ये एक पैसेज आया था जेई के अंदर जिसमें 2 सवाल आए थे, 2013 का सवाल है ये, ठीक है। ध्यान से सुने, चीजों को रिलेट करते हुए चले और फिर अटेम्प्ट करेंगे इसको, ठीक है। जो जो समझ आ रहा है उसको नोट डाउन करते रहेंगे। द रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन वाटर गिव सोडियम सॉल्ट्स टू डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सवाल कह रहा है कि जब आपने Cl2 की 2 रिएक्शन करवाई, यहां पे आपने क्या लिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, और यहां आपने क्या लिया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो जब कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया तो हमारे पास बना NaCl और NaOCl, है ना, हेलाइड और हाइपोहेलाइड। जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो बना NaCl और NaClO3, हेलाइड और हेलेट। अच्छा, सवाल कह रहा है इनसे जो ऑक्सो एसिड्स बनते हैं वो P एंड Q हैं। तो बेटा देखो, यहां से ऑक्सो एसिड जो बना वो कौन सा बना, HOCl, और यहां से ऑक्सो एसिड जो बना वो कौन सा बना, HClO3। करेक्ट। P और Q तो पहचान गए क्या अपन। अच्छा, जो क्लोरीन गैस है वो SO2 के साथ में रिएक्ट करके चारकोल की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट दे रही है R। अच्छा ठीक है, जो क्लोरीन गैस है वो SO2 के साथ रिएक्ट कर रही है चारकोल की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट दे रही है R। देखना जरा, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, पढ़ा था ये तो हमने SO2 के टाइम पे रिएक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन, दिमाग में कब कौन सी रिएक्शन सही टाइम पे स्ट्राइक करेगी उसी से सवाल बनेगा। P, Q और R तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बड़े आसानी से। अब ये जो R है ये व्हाइट फॉस्फोरस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, S। अच्छा, ये जो R है ये व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके, तो बेटा जल्दी से बताना क्या बनाता था। बेटा ये बनाता था आपका PCl5, बनाता था कि नहीं बनाता था। अच्छा, PCl5 बन गया, ठीक है साहब। PCl5 को आप क्या नाम दे रहे हो, R व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है S बन गया। अब आगे आओ, ऑन हाइड्रोलिसिस S गिव्स एन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस T। जब इसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो क्या होता था, हमने पढ़ा था POCl3 बनता था और HCl बनता था, पर जब इसको और ज्यादा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फाइनली एक ऑक्सो एसिड दे देता था H3PO4, और यही हमारा क्या है, T, राइट। तो हमारा P क्या था, हमारा P था HOCl, हमारा Q हो गया HClO3, हमारा R हो गया SO2Cl2, हमारा S हो गया PCl5 और हमारा T हो गया H3PO4, राइट। सारे पहचान लिए आपने। अच्छा, यहां लिख के रख लो जरा, P क्या हो गया HOCl, Q क्या हो गया HClO3 क्योंकि ऑक्सो एसिड आपसे कहा गया था, R क्या हो गया SO2Cl2, S क्या हो गया PCl5, T क्या हो गया H3PO4। बेटा देखो, बनाना चाहता ना तो बहुत टफ सवाल बना देता, पर उसने तो कुछ करा ही नहीं, बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछ ली। अब देखते हैं सवाल ने पूछा क्या है। सवाल ने कहा P एंड Q बता दो सोडियम सॉल्ट्स किसके हैं। तो बेटा P एंड Q क्या है, HOCl एंड HClO3। देख लो ऑप्शंस, HOCl एंड HClO3। HClO3 को क्या कहते हैं, क्लोरिक एसिड, बताओ। HClO3 को क्या कहते हैं, क्लोरिक एसिड, और HOCl को क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। आंसर आ गया भिड़ते ही, राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, R, S एंड T, R। तो बेटा R, S और T देख लो जरा, SO2Cl2, PCl5 और H3PO4, SO2Cl2, PCl5 और H3PO4, बस यही तो करना है। R, S एंड T क्या हो जाता है, SO2Cl2, PCl5 एंड H3PO4। कौन सा हो गया, ये हो गया। कंफ्यूज इसके साथ मत हो जाना, ये थाइनिल क्लोराइड है, ये नहीं है। क्या बनाना है, SO2Cl2। आंसर क्या हो जाएगा, A। बताओ, जेई एडवांस का सवाल था, कुछ था भी इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इसके साथ में हमारा ग्रुप 17 भी हमने क्या कर दिया है, ओवर, ठीक है।
आपका ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17 हो गया। आज आपने देखे कैसे ग्रुप 16 और 17 को मर्ज करके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और इस लास्ट वाले में तो ग्रुप 15, 16, 17 सबको मर्ज कर दिया मैंने। तो जब सारी चीजें एक जगह पे होंगी ना यहाँ पे, तब चीजें याद आएंगी और अप्लाई हो पाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए चीजों को, अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लो अगर नहीं कर रहे हो तो। पी ब्लॉक खत्म होने वाला है। अगर बेटा अभी ये सेशन के साथ आपने नहीं पढ़ा ना चैप्टर, तो फिर कसम से कह रहा हूं बाद में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत 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 रेजिस्टेंस फील होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये केमिस्ट्री का सबसे बदनाम टॉपिक है। तो अगर अभी लेक्चर्स के साथ में हमने इसको सीरियसली पढ़ लिया तो हम समाव झेल भी जाएंगे। बाद में ना चला के ना तो वीडियो देखा जाता है, ना चला के खुद पढ़ा जाता है ना। तो हम लोग ऐसी दिक्कतें नहीं करेंगे अपने साथ में क्रिएट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और सवाल करेंगे। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ग्रुप 18 के डिस्कशन के साथ में, और ग्रुप 18 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करके आइएगा, डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। चलो, थैंक यू।